So, hello everyone. In this video, we would be covering the topic permutation and combinations. अब permutation and combination एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी नहीं होंगे. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं. अब इसमें permutation क्या होता है और combination क्या होता है. Combination is कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अगर NCR है तो ये है कि n में से हम R चीजें कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं. अब परम्यूटेशन इज सेलेक्ट करना एंड अरेंज करना. परम्यूटेशन में सिलेक्शन भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. अगर आपको दिया है 3C2, ठीक है, मान लेते हैं तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई A B और C. ठीक है, 3C2 मतलब हो गया कि किस तरह से कितनी तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन क्या कर सकते हैं, तुम A B को सिलेक्ट कर लें या B C को सिलेक्ट कर लें या C और A को सिलेक्ट कर लें. 3P2 क्या होगा. 3P2 इज हम सेलेक्ट एंड अरेंज करेंगे. ये क्या तरीके होंगे. ए और बी एक तरीका हो गया, बी और एक अलग तरीका हो गया क्योंकि यहाँ पे हम अरेंजमेंट भी देख रहे हैं. ठीक है, बी और सी एक तरीका हो गया, सी बी अलग तरीका हो गया. ठीक है, ए सी एक तरीका हो गया, सी ए अलग तरीका. तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर समझ में आया. परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन के बाद हम अरेंज भी कर रहे हैं. परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है. ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन इज हम किस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, अगर आपको दिया है क्वेश्चन में कि लाइक दो बॉल्स उठाई गई हैं तो वो सिलेक्शन हो गया खाली. अगर बोलते हैं एक के बाद एक बॉल्स उठाई गई हैं तो वहां पे कई बार परम्यूटेशन हो रहा होता है. अगर उसने स्पेसिफाई किया होता है क्वेश्चन में कि पहली बॉल रेड ही आए, ठीक है, इसके कितने केसेस बनेंगे, वो परम्यूटेशन हो जाता है. ठीक है, अब हमें पता है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है. फैक्टोरल n अपॉन फैक्टोरल n माइनस r इंटू फैक्टोरल r. ठीक है, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. ये फॉर्मूला बार बार लगाने में हमें टाइम लगेगा. हम सिंपल शॉर्टकट से करेंगे. लाइक अगर आपको दिया है 5C2 तो आप क्या करोगे, 5/2 लिखोगे और ऊपर और नीचे दोनों को एक एक कम करते जाओगे इंटू 4/1 इंटू ऐसे कम करते जाओगे. कब तक, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता. ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, हम यहीं रुक जाएंगे. ऐसे अगर आपको दिया हो 6C3 तो आप क्या करोगे, 6/3 इंटू 5/2 इंटू 4/1. ठीक है, ये 63 की वैल्यू यही आई थी. ठीक है, अब बात करते हैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले की. NPR ये कितना होता है, फैक्टोरल n अपॉन फैक्टोरल n माइनस r. ये फॉर्मूला तो हम यूज ही नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो एनपीआर है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कई बार चीजों में. जो एनपीआर फॉर्मूला बना हुआ है वो किस चीज के लिए बना हुआ है, वो बना हुआ है अगर हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और उन r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, उस चीज का ये फॉर्मूला है. तो इसमें सिलेक्शन इन्वॉल्व है. ये किसके बराबर है, ये NCR. पहले हम n में से r सेलेक्ट कर रहे हैं एंड हम अरेंज कर रहे हैं उनको. तो ये किसी नंबर ऑफ वेज उन्हें अरेंज करने के, उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, हम क्वेश्चन को लॉजिकली देखेंगे कि पहले हमें चीजें सेलेक्ट करी और फिर हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इसको देखते हैं. देखो, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सिमिलर नहीं है, और उनको n डिफरेंट प्लेसेस पे आपको अरेंज करना है. आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी बोलना हो, इतने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको इतनी ही प्लेसेस पे, लाइक 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास ABCDE, और आपको इनको 6 प्लेसेस पे ही अरेंज करना है. तो ए यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए, डी यहाँ आ जाए, ई आ जाए, एफ यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए. ठीक है, इस तरह से, या कहीं कहीं भी 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट 6 डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 6. एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एन डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल एन. बस हमें इतना याद रखना और हम अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर पाएंगे. ठीक है, अब एक और चीज, हमें एक चीज सुनी होगी हमने कि 5C2 इज इक्वल टू 5C3. ये होता है कि 5C2 5C3 के इक्वल होता है. अगर ये जो आर दोनों वैल्यूज हैं 2 और 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 के इक्वल आ रहा है. तो ये दोनों इक्वल होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ से देखते जो हमने पहले करा था. ये देखो, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, मान लो मेरे को ABC में से 2 सेलेक्ट करने थे. मेरे पास कितने तरीके थे, मेरे पास AB BC CA 3 तरीके थे सेलेक्ट करने के. लेकिन मेरे पास 3 तरीके छोड़ने के भी तो हैं एक लेटर को. अगर मैं AB सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं C को छोड़ रही हूँ, BC सेलेक्ट कर रही हूँ, A को छोड़ रही हूँ, CA सेलेक्ट कर रही हूँ, B को छोड़ रही हूँ. तो क्या ये 3C1 का आंसर नहीं हो गया,
जितने तरीके मेरे पास दो को सेलेक्ट करने के हैं उतने ही तरीके तो एक को छोड़ने के भी हो गए, इसलिए ये नंबर ऑफ वेज इक्वल हो। ठीक है, ओके। तो अब हमें अगर क्वेश्चन में दिया हो 100C98, तो अब हम इसको उस फॉर्मूले से निकालेंगे जो अभी हमने सीखा, तो ये तो बहुत बड़ा बैठ जाएगा, तो हम इसको इससे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे इसको? 100C98 मतलब क्या हो गया? 100C2, ये कितना हो जाएगा? 100/2 इंटू 99/1, ये हो गया 50। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम एक एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक एक मेथड पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बनते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करने के उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लाइक वर्ड है WATCH। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछता है कि इसके लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या वॉच के लेटर्स को यूज करके हम कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं, टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये 5 लेटर्स हैं, 5 अल्फाबेट्स है, और ये हमें 5 प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से अरेंज करना है। और यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, इनकी ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? सेलेक्ट तो हमें करनी ही नहीं है, पांचों के पांचों ही हमें अरेंज करने हैं। तो केवल हमें पांच पांच ऑब्जेक्ट्स को, 5 डिफरेंट लेटर्स को 5 डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो इसका आंसर हो गया फैक्टोरियल 5। नंबर ऑफ वेज हो गए फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कितना हो गया? 120। ठीक है, अब इसी में अगर वो क्वेश्चन में दे दे कोई वर्ड लाइक जैसे कि इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे तो बहुत सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये जितने एन ऑब्जेक्ट्स हैं ये एन के एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो हम डायरेक्ट फैक्टोरियल एन नहीं बता सकते इनको अरेंज करने के तरीके। अब कितने होंगे, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कितने लेटर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ENGINERING। ठीक है, तो ये केस ये है हमारे टोटल लेटर्स, 3 बार ई, 3 बार एन, 2 जी, 2 आई और 1 आर। इनको हम कितने तरीके से अरेंज करके कितने न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि हर एक वर्ड का मीनिंग निकलना चाहिए, बस कितनी तरह से अरेंज करना है इनको। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। तो क्या इसका आंसर फैक्टोरियल एन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय जो भी लेटर रिपीट हो रहा है वो कितनी बार आ रहा है उससे हम डिवाइड करेंगे। अब ई हमारा रिपीट हो रहा है कितनी बार? 3 बार, फैक्टोरियल 3। एन के लिए भी फैक्टोरियल 3, जी के लिए फैक्टोरियल 2 और आई के लिए फैक्टोरियल 2। और आर के लिए आप फैक्टोरियल 1 कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि फैक्टोरियल 1 इज फैक्टोरियल 1। तो जो भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ये कह सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं वो कितनी बार हैं, कितने बार हैं वो। ठीक है, उससे हमें उसके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना रहता है। ठीक, तो इसको इतने तरीके होंगे। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि हमें एनपीआर यूज करने की जरूरत नहीं है। एनपीआर हमें यूज क्यों नहीं करना है? इसी वजह से नहीं करना है क्योंकि जब हमारे कुछ चीजें रिपीट हो रही होती हैं या कुछ इस तरह से चीजें बन रही होती है तो हमें एनपीआर फॉर्मूला कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम पहले चीजों को सेलेक्ट करेंगे फिर उनको अरेंज करेंगे। अगर वो सारी ही डिफरेंट है तो फैक्टोरियल एन से वो अरेंज हो जाएंगी। अगर उनमें कुछ रिपीटेशन है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल, तो वहां पे सिमिलर ऑब्जेक्ट जितनी बार आ रहा है उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर उसने कोई वर्ड दिया आपको लाइक डाइजेस्ट, ठीक है, अब इसमें कितने वोवल्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, आई और ई। और इसने बोला कि कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें वोवल्स स्टार्ट और एंड पे हो। ठीक है, मतलब DIGEST। ठीक है, ये छह छह अल्फाबेट्स का वर्ड है। ये बोलता है कि जो इसका स्टार्टिंग और एंड वाला प्लेस है उस पर केवल वोवल्स होने चाहिए और 2 ही वोवल्स है, यानी कि बीच में सब जगह कॉन्सोनेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना होगा। हमें पता है आई और ई 2 वोवल्स है, तो यहाँ पे या तो आई आएगा या ये यहाँ पे आएगा आई, और ई भी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे सब जगह पे वो आएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन 4 प्लेसेस पे हमें किन्हें अरेंज करना है? DGST को अरेंज करना है, और इन 2 प्लेसेस पे हमें किसे अरेंज करना है? आई और ई को अरेंज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो DGST को ये 4 लेटर्स हैं, चारों डिफरेंट है और हमें 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है। इसके तरीके हो गए फैक्टोरियल 4। और आई और ई
दोनों डिफरेंट लेटर्स है और इनमें दो जगहों पे प्लेस करना है और इसके तरीके हो गए फैक्टोरियल 2। ठीक है, और ये चीजें मल्टीप्लाई होंगी। अब ये मल्टीप्लाई क्यों होंगी? देखो, जब भी एंड केस होता है, हमें ऐसा करना है एंड ऐसा करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब और केस होता है तो हम चीजों को ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। अगर एंड केस बन रहा है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर और केस बन रहा है, या वाला केस बन रहा है, तो हम चीजों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इन 4 लेटर्स को इन 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है एंड आई और ई को इन 2 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, जो कि हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इज 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब एक और मेथड आता है इसमें, वो होता है चेन मेथड। अब चेन मेथड क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन में ये यूज होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई वर्ड दिया है, से डॉटर, DAUGHTER। अभी पहले क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो वोवल्स हैं वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स पर होनी चाहिए। अब वो बोलता है कि सारे वोवल्स एक साथ रहें, जहां पर भी जाएं। मतलब कि आप एक वर्ड, जैसे इसमें वोवल्स क्या है, A U और E, ठीक है, इसके अलावा कोई वोवल नहीं है। और कॉन्सोनेंट्स क्या है, DGHTR। हमें इस तरह से वर्ड्स बनाने हैं कि जो तीनों वोवल्स हैं वो एक साथ आ रहे हो। तो वर्ड क्या बन सकता है, वर्ड बन सकता है AUE। अब ये DGHTR यहाँ पे किसी भी तरह से अरेंज हो रहे हो, या डी यहाँ पे आ जाए, AUE यहाँ पे आ जाए, GHTR यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, AUE यहाँ पे किसी भी तरह से आ सकते हैं, AUE, UAE, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डी जरूर नहीं, यहाँ पे टी भी आ सकता है, यहाँ पे डी यहाँ पे आ जाए, एच आ जाए। मतलब कॉन्सोनेंट्स आपस में कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं और वोवल्स अपने आप में कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं, पर जहां पे भी वोवल आए वो तीनों फिर एक साथ आए। ये है। तो इसमें हम चेन मेथड का यूज करते हैं। चेन मेथड मतलब ऐसे समझो कि हमने तीनों वोवल्स को, जितने भी वोवल्स हैं उनको एक चेन में बांध दिया। अब ये अलग अलग नहीं भाग सकते, ये कंबाइंड एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, DGHTR और ये वाला 5 और एक 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए, जिन्हें हम 6 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमने 6 प्लेसेस बना ली जिसपे हमें इन 6 ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। 6 ऑब्जेक्ट्स क्या है, 5 तो कॉन्सोनेंट्स है और एक ये पूरा चेन वाला पूरा बंडल है। ठीक है, अब ये पूरा बंडल मान लो यहाँ बैठ गया, या छोड़ो यहाँ नहीं बैठा, मान लो यहाँ बैठ गया, कहीं भी बैठ सकता है, उसकी मर्जी है। मान लो यहाँ बैठ गया, तो अब बची हुई 5 प्लेसेस पे ये पांचों अपने आप अरेंज हो गए होंगे, और ये एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6 की 6 चीजें कहीं पे भी अरेंज हो जाएंगी। अब मान लो ये यहाँ बैठ गया, तो इसके अंदर भी AU और E है, हमें इनको भी अंदर अंदर अरेंज करना है। अब हमें क्या करना है, तो आंसर क्या होगा, ये 5 और ये एक, 6 ऑब्जेक्ट्स को हमें आपस में 6 प्लेसेस पे अरेंज करना है, फैक्टोरियल 6। एंड वो जो चेन के अंदर 3 हैं वो भी आपस में किसी भी तरह से घूम सकते हैं, क्योंकि उसने बस इतना बोला है कि तीनों वोवल्स एक साथ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन वो बन सकता है क्या, कि अगर वो ये बोल देता इसी क्वेश्चन में कि ऐसा हो कि सारे वोवल्स एक साथ ना हो। मतलब कुछ कोई सा भी केस बन सकता है, बस वो वाले केसेस ना हो जो सारे वोवल्स एक साथ ना हो, एक साथ हो, वो वाला केस नहीं होना चाहिए। मतलब ऑल वोवल्स शुड नेवर बी टुगेदर। इसमें क्या होगा, हम इनको, इन केसेस को टोटल केसेस में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा जब वो कभी भी टुगेदर नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7 men and 5 ladies। 7 men हैं और 5 ladies हैं, और इसमें से हमें 6 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं। किस तरह सेलेक्ट करने हैं, कि उसमें 4 men हो और 2 ladies हो। मतलब इन 7 men में से तो हमें 4 men चाहिए और 5 ladies में से हमें 2 ladies चाहिए। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, 7C4, 7 आदमियों में से 4 आदमी आ जाएं, 4 men आ जाएं। एंड मतलब मल्टीप्लाई, 5 लेडीज में से 2 लेडीज आ जाएं। मतलब ये क्या हो गया कि 7 men में से 4 men को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 7C4। एंड 5 लेडीज में से 2 लेडीज सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 5C2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। मतलब ये एक बॉक्स है जिसमें 2 तो वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं
और 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 3 balls कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें से हम 3 बॉल्स निकालेंगे। इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ, मतलब एक तो ब्लैक आनी ही चाहिए। तो इसके क्या क्या केसेस बनेंगे देखो। वो कह रहा है कि एक ब्लैक होनी चाहिए, यानी कि एक ब्लैक भी हो सकती है, 2 ब्लैक भी हो सकती है, और क्योंकि 3 ब्लैक भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास 3 ब्लैक हैं बॉक्स के अंदर। या तो एक ब्लैक आ रही होगी, या 2 ब्लैक आ रही होंगी, 3 ब्लैक आ रही होंगी, ठीक है। अब एक ब्लैक आ रही है, ये वाले कितने केसेस होंगे? 3C1 ब्लैक में से तो एक आ जाए, एंड बाकी बची हुई बॉल्स में से 2 बॉल्स आ जाए कोई सी भी, तो बाकी कितनी बॉल्स बची व्हाइट और रेड को मिला के? 6 बॉल्स बची। इसमें से कोई सी भी 2 आ जाए, 6C2। अब नंबर ऑफ केसेस जिनमें 2 ब्लैक है, उसमें क्या होगा, जो 3 ब्लैक हैं उनमें से 2 आ जाए, 3C2, और एक और निकाल रहे हो, वो बाकी किसी में से भी आ जाए, जो 6 बॉल्स बच रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एंड हो रहा है कि 2 बॉल्स तो ब्लैक में से आ जाए, एंड 1 बॉल बची हुई 6 बॉल में से आ जाए। 3 ब्लैक हो, इसका मतलब क्या होगा? 3C3 ब्लैक वहीं से आ जाए, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो। एंड 6C0 उसमें से एक भी ना आए, ठीक है। अब देखो, अब हमें बोला एटलीस्ट 1 ब्लैक आए, ये 1 ब्लैक के तरीके हो गए, 2 ब्लैक के, 3 ब्लैक के, तो या तो ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए, या आ रहा है, यानी कि ये तीनों केसेस आपस में ऐड होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर लास्ट में क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा 6C0, मतलब 6 में से 0 लेनी है, मतलब एक भी नहीं लेनी है। ये अपने आप में एक तरीका है कि हम 6 बॉल्स में से एक भी बॉल नहीं ले रहे हैं, ये एक वे है सेलेक्ट करने का। तो 6C0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। In an examination, there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choices. ठीक है, 3 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, सब में ABCD 4 चॉइस है। The number of ways in which a student can fail to get all answers correct. ठीक है, मतलब ऐसे कितने तरीके होंगे कि स्टूडेंट्स के सारे आंसर करेक्ट ना हो, मतलब या तो उसका एक आंसर गलत हो जाए, या उसके 2 आंसर गलत हो जाए कोई से भी, या उसके तीनों आंसर गलत हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि उसके सारे आंसर सही हो जाएं, उस केस वो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, उसको टोटल नंबर ऑफ वेज में से माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास वो वाले नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें उसके सारे आंसर सही नहीं होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके हैं इसको आंसर करने के? देखो, जो क्वेश्चन 1 है उसके में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में ABCD 4 ऑप्शन है, जिनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। सेम विद क्वेश्चन 2, इसमें भी ABCD 4 ऑप्शन है, और क्वेश्चन 3 में भी ABCD 4 ऑप्शन है। अब इन चारों में से कोई सा एक सही है, इन चारों में से कोई से एक सही है, इन चारों में से कोई से एक सही है। तो टोटल तरीके कितने आंसर करने के? वो तो कोई बहुत सारे हैं, कि हो सकता है वो इससे आंसर कर दे, इसमें से इसे आंसर कर दे, इसमें से इसे आंसर कर दे, पता नहीं कौन सा सही है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में से वो कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में से ऑप्शन चूज करने का तरीका हो गया कि इन 4 ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर लेगा, यानी कि 4C1। क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने के कितने तरीके हैं? 4C1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करने के कितने तरीके हैं? 4C1, कोई सा भी एक ले सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 को कितने तरीके हैं आंसर करने के? 4C1। ये आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए, माइनस हमें वो के नंबर ऑफ केसेस माइनस करने हैं जिसमें वो सही आंसर दे, तीनों उसके आंसर सही हो। ऐसा कितना केस होंगे? मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था ना, उसने वही लिया है, वही चूज किया, तो 1C1 जो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन, उसने वही चूज किया है, तो सही वाला ही चूज करने का तरीका हो गया 1, मतलब सही वालों में से ही उसने एक चूज करा है, तो 1C1। एंड सेकंड क्वेश्चन का जो सही ऑप्शंस थे उसमें से उसने एक चूज करा है, एक ही ऑप्शन सही है। एंड थर्ड क्वेश्चन के जितने सही ऑप्शन थे उसमें से उसने एक चूज करा है, और क्योंकि इनकी एक ही ऑप्शन सही थे इसने यहाँ पे ऊपर बना रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4C1 हो गया 4, 4C1 4, 4 4 इंटू 4 इंटू 4 64, माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 63, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट में दे देती हूँ, बाकी आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। A committee of 5 members is to be formed out of 3 trainees, 4 professors, and 6 research associates. In how many different ways can this be done if the committee should have 4 professors and 1 research associate
और ऑल 3 ट्रेनीज एंड 2 प्रोफेसर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंड केस बन रहा है, ये एंड केस बन रहा है, और ये एक और केस है इनके ऊपर। मतलब इधर एक एंड केस बन रहा है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर एक एंड केस बनेगा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और दोनों ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो अब इस वीडियो में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सोच सकते हैं, एंड केस और केस में क्या होता है, चेन मेथड क्या होता है, किस तरह से चीजें सॉल्व हो रही है। ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करके देखिए, और कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में, कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन और ओवर इंस्टाग्राम। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।